हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अमीश। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन के बारे में। फ्रेंड्स, तो इंटरनल कंबस्शन इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद में हम इंजन के मैकेनिज्म के मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके इसकी जो थर्मल एनर्जी है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अलग अलग कामों में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कंबस्शन इनके सिलेंडर के अंदर होता है, इसलिए इन्हें इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। और जिन इंजनों में कंबस्शन सिलेंडर के बाहर होता है उन्हें हम लोग एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कहते हैं। ये तो हो गई हमारी इंटरनल कंबस्शन इंजन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। फ्रेंड्स, तो ये दो तरीके से हम लोग देखते हैं इसको कि पहला जो होता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग इंजन और फिर होता है हमारा रोटरी इंजन। और रेसिप्रोकेटिंग इंजन में हम देखेंगे कि हमारा जो इंजन है वो 2 स्ट्रोक होता है, 4 स्ट्रोक होता है। और रोटरी इंजन में हम देखेंगे कि इंजन हमारे दो तरीके से होते हैं, एक होता है ओपन साइकिल गैस टरबाइन इंजन और फिर होता है हमारा वैंकेल रोटरी इंजन। फ्रेंड्स, तो हम बात करने वाले हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन के बारे में। तो पहले जो टाइप का रेसिप्रोकेटिंग इंजन के जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है उसे कहते हैं कि पिस्टन स्ट्रोक के आधार पे। पिस्टन स्ट्रोक के आधार पे इंजन हमारे दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। हम देखेंगे कि 2 स्ट्रोक इंजन में जो हमारा इंजन का जो एक साइकिल है वो पिस्टन के 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसे इंजनों को हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में हमारा जो इंजन का एक साइकिल है वो पिस्टन के 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है, तो ऐसे इंजनों को हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन वेट में हल्के होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा हमें मैकेनिज्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में हमें वॉल्व मैकेनिज्म लगाना पड़ता है अलग से और उसका फ्लाईव्हील भी हमें हैवी लगाना पड़ता है, क्योंकि 4 स्ट्रोक पिस्टन के जो 4 स्ट्रोक हैं तो सारे स्ट्रोक कंप्लीट कराने के लिए उसे एक हैवी फ्लाईव्हील की जरूरत होती है ताकि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो अब अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है फ्यूल के आधार पे, यानी ईंधन के आधार पे इंजन कितने प्रकार का होता है। तो ईंधन के आधार पे देखेंगे, एक होता है हमारा पेट्रोल इंजन होता है, फिर डीजल इंजन होता है, फिर गैस इंजन होता है, उसके बाद में फिर आता है हमारा मल्टी फ्यूल इंजन। तो हम लोग जनरली देखते हैं अपने आसपास पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन तो देखते ही हैं। मल्टी फ्यूल इंजन एक अलग टाइप का इंजन होता है, ये स्पेशल इंजन होता है जिसका यूज ऐसी जगहों पे करते हैं जहाँ पे इंजन जो फ्यूल है, फ्यूल की अवेलेबिलिटी है जो वो चेंजेबल होती है, यानी कि जो ईंधन की उपलब्धता है वो परिवर्तनशील होती है। वहाँ पे हमें एक समय में कोई अलग तरह का फ्यूल अवेलेबल हो रहा है, दूसरे टाइम में किसी अलग तरह का फ्यूल अवेलेबल हो रहा है, तो ऐसी जगह पे हम लोग मल्टी फ्यूल इंजन का इस्तेमाल करते हैं। इस इंजन की खासियत ये होती है कि फ्रेंड्स ये किसी भी तरीके के लिक्विड और गैस फ्यूल पे वर्क करता है। इसमें एक स्पेशल डिवाइस लगा होता है जिसे कहते हैं कि फ्यूल डेंसिटी कंपेंसेटर। ये एक तरह का ऐसा डिवाइस होता है जो कि हम जो भी फ्यूल इस्तेमाल करने वाले हैं इंजन में उस फ्यूल के अकॉर्डिंग इंजन को जो है उस इंजन में फ्यूल डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसको रेगुलेट करके इंजन को सप्लाई करता है और इंजन इस तरीके से हमारा ऑपरेट होता है। अब बात करते हैं हम लोग फ्यूल फीडिंग के आधार पे। फ्यूल फीडिंग के आधार पे देखेंगे हमारा इंजन भी दो तरीके का होता है, कार्बोरेटेड इंजन होता है, फिर उसके बाद में हमारा फ्यूल इंजेक्टर टाइप इंजन होता है। कार्बोरेटेड इंजन में हम देखेंगे कि जो इंजन होता है उसमें हम जो फ्यूल और एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है उसे कार्बोरेटर की मदद से जब कंबस्टन चैम्बर में भेजते हैं, तो ऐसे इंजनों को हम लोग कार्बोरेटेड इंजन कहते हैं। कार्बोरेटेड इंजन में हम लोग कार्बोरेटर का इस्तेमाल करते हैं और फ्यूल इंजेक्टर टाइप इंजन में हम लोग फ्यूल इंजेक्टर और हाई प्रेशर पंप का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल इंजेक्टर टाइप इंजन जितने भी होते हैं उनमें देखेंगे हम लोग डीजल का इस्तेमाल करते हैं, हैवी फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं और सक्शन स्ट्रोक में हम लोग केवल एयर को सक करते हैं सिलेंडर में और उसके बाद में जब हम उसे कंप्रेस करते हैं उसके बाद में कंप्रेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग डीजल को इंजेक्ट करते हैं उस कंप्रेस्ड एयर में और हमारा जो हमें इग्निशन मिल जाता है कंबस्टन चैम्बर में। इस तरीके से ऐसे इंजनों को हम लोग फ्यूल इंजेक्टर टाइप इंजन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि कार्बोरेटेड इंजनों में हम लोग कार्बोरेटर का इस्तेमाल करते हैं। कार्बोरेटर का काम होता है एयर फ्यूल का करेक्ट मिक्सचर बना के सिलेंडर में सप्लाई करना ताकि हमें पावर आउटपुट मिल सके। अब आगे आता है हमारा चार्ज फीडिंग के आधार पे। चार्ज फीडिंग के आधार पे इंजन हमारे दो तरह के होते हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और फोर्स्ड एस्पिरेटेड इंजन। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ऐसे इंजन होते हैं जिनमें पिस्टन हमारा जो टीडीसी टू बीडीसी जब ट्रैवल करता है तो जितना वो वॉल्यूम ट्रैवल करता है एयर उतनी ही उसमें सिलेंडर में आती है
एक तरह से। और तो ऐसे इंजनों को हम लोग नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन कहते हैं, जबकि फोर्स्ड एस्पिरेटेड इंजन में हम लोग इंजन में जो पिस्टन हमारा टीडीसी टू बीडीसी ट्रेवल कर रहा है और जितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, उस वॉल्यूम से ज्यादा एयर को हम लोग टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर की मदद से उसमें फीड करते हैं। तो ऐसे इंजनों को हम लोग फोर्स्ड एस्पिरेटेड इंजन कहते हैं। फोर्स्ड एस्पिरेटेड इंजन जो होते हैं उनमें एक तरह से पावर आउटपुट अच्छा मिल जाता है, क्योंकि पावर बढ़ाने के लिए हम लोग टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर जब इंजन के साथ इंस्टॉल करते हैं तो इंजन की एक तरह से वेट इज टू पावर रेशियो जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है वो भी इंक्रीज हो जाता है और पावर आउटपुट हमें ज़्यादा मिल जाता है। तो ऐसे इंजनों को हम लोग फोर्स्ड एस्पिरेटेड इंजन कहते हैं। आगे आता है हमारा कूलिंग सिस्टम के आधार पे। कूलिंग सिस्टम के आधार पे भी हमारा इंजन दो तरह का होता है, एयर कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड इंजन। एयर कूल्ड इंजन में हम लोग जो सिलेंडर होता है हमारा, बेसिकली जो सिलेंडर की जो सरफेस एरिया होती है उसे हम फिन्स की मदद से उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है कि जो भी एक्सेस हीट जो जनरेट हो रही है सिलेंडर में वो जो है हमारी एटमॉस्फेयर में जल्दी से सिंक हो जाती है। तो इसमें जो है फिन्स हमारा काफ़ी जो है वर्क करता है, हीट को हीट डिसिपेशन में सिंक हमारा काफ़ी वर्क करता है। और अगला देखते हैं हम लोग जो वाटर कूल्ड इंजन होता है उसमें हम देखते हैं कि जो सिलेंडर के चारों ओर हम एक वाटर जैकेट बना देते हैं और फिर उसमें हम लोग वाटर को सर्कुलेट करते हैं। तो इंजन में जो भी हमारा जो टेम्परेचर बन रहा है, जो भी टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है, हीट जो क्रिएट हो रही है, वो उसको जो है जो वाटर जो सर्कुलेट हो रहा है उस हीट को एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करके फिर हॉज पाइप के थ्रू रेडिएटर में जाता है। और रेडिएटर का काम है उसका जो वाटर का जो टेम्परेचर है उसे डाउन करना। वाटर का टेम्परेचर इस तरीके से डाउन हो जाता है और हमारा जो वाटर सर्कुलेशन है वो दोबारा से हमारा इंजन में सर्कुलेट करता रहता है। तो इस तरीके से हम लोग इंजन का टेम्परेचर दो तरह से मेंटेन करते हैं, या तो हम लोग फिन्स लगाते हैं सिलेंडर पे या फिर हम लोग वाटर जैकेट बना देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सिलेंडर है सिलेंडर और जो इंजन है हमारा, इंजन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि इंजन को कूल करने के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ये एकदम गलत है। इंजन का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही हम लोग कहीं भी एग्जामिनेशन हॉल में या फिर किसी इंटरव्यू में अगर कुछ पूछते हैं ऐसा, तो वहाँ पे हम लोग यही जवाब देंगे कि कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल हम लोग इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करते हैं। अब आगे आता है हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम के आधार पे। लुब्रिकेशन सिस्टम के आधार पे भी इंजन हमारे दो तरीके से होते हैं, वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम और अपना ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में हम देखते हैं कि क्रैंक केस के नीचे ही हमारा ऑयल पैन होता है जिसमें कि हमारा इंजन ऑयल या फिर लुब्रिकेंट जो है वो स्टोर रहता है। और पंप के थ्रू ऑयल गैलरी, पंप की मदद से ऑयल गैलरी की सहायता से हम लोग जहाँ जहाँ भी हमें इंजन में लुब्रिकेशन की जरूरत होती है वहाँ पे हम लोग लुब्रिकेंट को पहुँचाते हैं। उसके बाद में लुब्रिकेंट फ्रीली जो है उसमें दोबारा ऑयल सम्प में इकट्ठा हो जाता है। और ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, अच्छा जो हमारा वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम है ये हमारा छोटे और मीडियम साइज के इंजनों में काफ़ी यूजफुल होता है। जबकि ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम है जो बहुत हैवी इंजन होता है, बहुत बड़े इंजन जैसे कि शिप के इंजन होते हैं, तो ऐसी जगह पे हम लोग ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग जो लुब्रिकेंट है उसका स्टोरेज टैंक अलग होता है और वहाँ से हम लोग पंप की सहायता से पूरे इंजन में हम लोग सर्कुलेट कराते हैं इंजन ऑयल या फिर लुब्रिकेंट को। और लुब्रिकेशन होने के बाद में जो हमारा लुब्रिकेंट है, जो ऑयल है, उससे हम लोग वो जो सम्प में इकट्ठा हो जाता है तो उसको फिर सम्प से ही हम लोग फिर से उसे पंप के थ्रू अपना स्टोरेज टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। उसके बाद में आता है हमारा साइकिल के आधार पे। साइकिल के आधार पे इंजन हमारे दो तीन तरीके से होते हैं। तो हमारा ऑटो साइकिल पे जो चलता है हमारा, फिर होता है जो डीजल साइकिल, फिर होता है डुअल साइकिल। तो ऑटो साइकिल में मेनली जो भी हीट एडिशन है वो हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं और डीजल साइकिल में जो हीट एडिशन होता है वो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। एक तरीके से हम कह देंगे ऑटो साइकिल हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करता है और डीजल साइकिल होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है। जबकि डुअल साइकिल जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों पे वर्क करता है, इसलिए हम लोग उसे डुअल साइकिल इंजन कहते हैं। हमारा जो
पेट्रोल इंजन होता है जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है वो हमारा ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। जो हमारा डीजल इंजन होता है वो डीजल साइकिल पे वर्क करता है। प्रेजेंट टाइम में देखेंगे कि हमारा जो डीजल इंजन है वो डुअल साइकिल पे बेस्ड बनाए जा रहे हैं। डुअल साइकिल इससे बेहतर होता है हमारा डीजल साइकिल से, इसलिए अब जो नए इंजन है वो डुअल साइकिल पे वर्क करते हैं। तो ये तो हमारे हो गए साइकिल के आधार पे। अब अगला आता है हमारा सिलेंडर की पोजीशन के आधार पे, सिलेंडर हमारा किस तरीके से प्लेस्ड है क्रैंक केस के साथ। तो जैसे कि वर्टिकल इंजन में होता है कि सिलेंडर हमारा क्रैंक केस पे वर्टिकली माउंट होता है, मतलब क्रैंक केस सिलेंडर के नीचे फिट होता है। तो ऐसे इंजन को हम लोग वर्टिकल इंजन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल इंजन में हम देखेंगे कि जो हमारा इंजन का सिलेंडर है वो क्रैंक केस के साथ हॉरिजॉन्टली फिट होता है, क्षैतिज इंजन कहते हैं इसको हिंदी में। और फिर उसके बाद में आता है हमारा इंक्लाइंड इंजन। इंक्लाइंड इंजन में देखते हैं कि सिलेंडर जो हमारा होता है वो क्रैंक केस पे ना तो वर्टिकली फिट होता है ना ही हॉरिजॉन्टली फिट होता है, ये किसी एंगल पे फिट होता है। तो ऐसे इंजन को हम लोग इंक्लाइंड इंजन बोलते हैं। और उसके बाद में आता है हमारा सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर, यानी कि सिलेंडर हमारा इंजन पे सिलेंडर किस तरीके से हम फिट करते हैं। जैसे कि एक हो गया हमारा इनलाइन इंजन, इनलाइन सिलेंडर इंजन। इसमें जितने भी सिलेंडर हैं वो क्रैंकशाफ्ट के साथ एक लाइन बाय लाइन फिट रहते हैं। तो ऐसे इंजनों को हम लोग इनलाइन इंजन कहते हैं। फिर आता है हमारा वी इंजन। वी इंजन में सिलेंडरों को हम किस तरीके से कि वी शेप में सिलेंडरों की दो सीरीज चलती है हमारी किसी एंगल पे वी शेप में, जो कि क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट रहती। तो ऐसे इंजनों को हम लोग वी टाइप इंजन कहते हैं। और रेडियल इंजन में हम देखेंगे कि एक ही क्रैंक पिन पे जितने भी सिलेंडर हैं वो जितने भी सिलेंडरों के जो कनेक्टिंग रॉड है, जो पिस्टन के साथ कनेक्ट है, कनेक्टिंग रॉड है वो एक ही क्रैंक पिन के साथ कनेक्ट होती है। इस तरीके से हम देखेंगे कि एक फ्लावर का डिजाइन बनता है। फ्लावर की जो पंखुड़ियां होती हैं, फूल की जो पंखुड़ियां चारों तरफ लगी होती हैं, तो इस तरीके से सारे सिलेंडर जो है क्रैंक केस के साथ फिट होते हैं। तो ऐसे इंजनों को हम लोग रेडियल इंजन कहते हैं। इन इंजनों का फायदा ये होता है कि ये काफी कम जगह घेरते हैं और पावर भी अच्छा खासा प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं इसलिए। अब बात करते हैं हम लोग अपोज पिस्टन इंजन की। तो इसमें होता यह है कि एक ही सिलेंडर के अंदर दो पिस्टन होते हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं। तो ऐसे इंजनों को हम लोग अपोज्ड इंजन कहते हैं। और अगला जो आता है वो होता है इग्निशन के आधार पे। इग्निशन के आधार पे भी हम देखेंगे कि दो तरीके का इंजन होता है हमारा। स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। स्पार्क इग्निशन इंजन में हम देखेंगे कि हम लोग फ्यूल और एयर फ्यूल के मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए, बर्न करने के लिए स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे इंजनों को हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। जैसे कि हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल इंजन जो होता है वो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है तरीके से। और अगला जो आता है हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में हम लोग देखेंगे कि जो भी एयर फ्यूल है उसको बर्न करने के लिए हम लोग कंप्रेस्ड एयर में हम लोग जब फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं तो वो सेल्फ इग्नाइट हो जाता है। इस तरीके से कंप्रेशन इग्निशन इंजन में हम लोग कंप्रेशन की मदद से फ्यूल को इग्नाइट करते हैं और पावर मिलता है हमें। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में हमें किसी भी तरीके के स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती है। फ्यूल अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है कंप्रेशन की वजह से, और फिर उसके बाद में इग्निशन हो जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे एप्लीकेशन के आधार पे कि यूजेस किस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं इंजन को। स्टेशनरी इंजन जो होता है हमारा, जैसे कि जनरेटर में यूज करते हैं हम लोग। हॉस्पिटल के बाहर आप देखते होंगे जनरेटर जो लगे रहते हैं हमारे, वो स्टेशनरी इंजन होता है उसमें। और फिर ऑटोमोबाइल इंजन होता है जो हमारे गाड़ियों में लगा होता है, ऑटोमोबाइल इंजन। और उसके बाद में फिर लोकोमोटिव इंजन होता है जो कि रेल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रेलवे इंजन में जो इस्तेमाल करते हैं उसे वो लोकोमोटिव इंजन होता है। उसके बाद में मरीन इंजन होता है हमारा, जो शिप में इस्तेमाल करते हैं, मरीन इंजन। और फिर एयरक्राफ्ट में जो इंजन इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं हमारे एयरक्राफ्ट इंजन। अलग अलग एप्लीकेशन के आधार पे इंजन के डिज़ाइन अलग अलग थोड़े चेंजेस करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे आता है हमारा सिलेंडरों की संख्या के आधार। जैसे कि अगर सिंगल सिलेंडर क्रैंक केस के साथ अटैच है, लगा हुआ है, तो
ऐसे इंजनों को सिंगल सिलेंडर इंजन कहते हैं, फिर डबल सिलेंडर इंजन है, फिर होता है हमारा मल्टी सिलेंडर इंजन। तो इस तरीके से 3 तरीके से हम लोग सिलेंडरों की संख्या के आधार पर इसे क्लासिफाइड करते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया हमारा फ्रेंड्स इंटरनल कंबस्शन इंजन का क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स। थैंक यू।